तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का जो मेन फ़ायदा होता है वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना के ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि एरे क्या थे, एरे थे जो होमोजीनियस डेटा टाइप बना सकता है, मतलब कि बहुत सारा हम कंटेंट फीड कर सकते हैं लेकिन सेम टाइप ऑफ डेटा ही हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे अगर इंट एरे बनाया होगा तो इन टाइप की वैल्यू ही जाएंगी, फ्लोट होगा तो फ्लोट की होंगी। लेकिन स्ट्रक्चर्स का हमने ये बेनिफिट देखा था कि इसमें होमोजीनियस ना होकर हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा हम कर सकते हैं, मतलब कि इसमें एक ऐसा हम एक कलेक्शन बना लेंगे जिसमें एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स के डाटा हम ले सकते हैं और एक ही नाम के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट था। लेकिन अगर स्ट्रक्चर का अगर हमने एक या दो ही वेरिएबल बनाने हैं तो वो थोड़ा फिर भी लिमिटेड लगता है, लेकिन जब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स करेंगे ना तब आपको उसका रियल यूज़ मालूम पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स सी हम कैसे इसमें एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसमें हम 3 ही स्टूडेंट्स लेंगे। जैसे हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें उसका नाम, हर स्टूडेंट का नाम आएगा, आईडी आएगा और मार्क्स आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें 3 वेरिएबल लिए, जैसे आप मेन के अंदर देखिए 10th लाइन में हमने लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, S2, S3। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल मतलब 3 बच्चों का नाम और आईडी और मार्क्स आएगा, हर बच्चे का मतलब नाम आएगा, हर बच्चे का आईडी आएगा, हर बच्चे का मार्क्स, इन ऑल हमारे पास 9 एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने उनको प्रिंट करवाया, स्कैन करवाया और फाइनली उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। लेकिन अगर हमारे को रिक्वायरमेंट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की कब पड़ेगी, जब हमारे को डाटा ज़्यादा होगा, मतलब वेरिएबल्स ज़्यादा बनाने होंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स विच ईच वेरिएबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एंटिटीज़। तो ये आता है असली इसका यूज़ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का, या स्ट्रक्चर्स को कह लो। तो अब उसको हम देखते हैं मेमोरी में कैसे वो स्टोर होता है। तो जैसे अगर मान लो कि मेरे पास एक एम्प्लॉई है या एक स्टूडेंट है, हर एम्प्लॉई का मान लो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें एम्प्लॉई लिया है हमने, तो एम्प्लॉई 0 अगर मतलब फर्स्ट एम्प्लॉई, तो उसका आईडी भी जाएगा, नेम भी जाएगा और सैलरी भी जाएगा, है ना। तो ये एम्प्लॉई नाम का हमने क्योंकि क्या बना दिया, एरे बना दिया। नेक्स्ट एम्प्लॉई के लिए भी ये 3 डेटा जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आप साइज़ देखेंगे, साइज़ ऑफ एम्प्लॉई देखेंगे तो ये 13 बाइट्स ले रहा है ना। और अगर आप पूरे स्ट्रक्चर का देखेंगे तो 26 बाइट्स ले रहा है। तो इस तरह से वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपका आ जाता है। तो हम देखते हैं कैसे इसको एरेज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ। तो बहुत ही आसान है ये, पहले जैसे आपने स्ट्रक्चर कीवर्ड हमने यूज़ किया था वैसे ही करना है। 3rd लाइन से आप देखिए स्टूडेंट का वैसे ही सेम हमने रोल नंबर और नेम ले लिया। मेन में जब हमने वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट आगे हमने लिखा है ST, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने 5 लिख लिया। इट मीन्स कि हम 5 बच्चों का डेटा एंटर करने वाले हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये लूप लग गई है हमारी। लूप का बेनिफिट क्या है कि लूप आपको हमने पहले भी किया था, लूप तभी लग सकता है जब हमारा एरेस के साथ कम्बिनेशन होता है ना। तो इसमें हमने वेरिएबल का नाम तो वही रह रहा है, सिर्फ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चेंज की है। तो इंडेक्स वैल्यू हमारी चेंज कैसे हो रही है, STI करके, है ना। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी। तो अगर यहाँ 5 की बजाय 50 भी मैं कर देती हूँ तो भी एक 0 लगना है और कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर हमने अलग अलग वेरिएबल नेम लिए होंगे तो हम लूप का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन ली है और उसको प्रिंट कर दिया है। फॉर की लूप लगा के ही हमने प्रिंट भी किया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी। नेस्टेड स्ट्रक्चर जैसे कि नाम है, नेस्टेड मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं, आप वो भी फॉलो करना और इसको भी देख लेते हैं कैसे कंसेप्ट ये होगा। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रीट का नंबर हमने जब इंफॉर्मेशन देनी है तो मुझे बोला गया स्ट्रीट नंबर मतलब एड्रेस बोलना है, तो एड्रेस में मुझे स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट और पिन कोड, मतलब हर किसी का एड्रेस में मुझे 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक एड्रेस नाम का ही एक स्ट्रक्चर बना लूँगी, है ना। और फिर उसके बाद एम्प्लॉई का जब मैंने सिर्फ एड्रेस डालना होगा तो वो हम एक अलग स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो प्रोग्राम में कैसे हो रहा है, हमने एक स्ट्रक्ट एड्रेस ले लिया, एड्रेस में हमने सिटी, पिन और फ़ोन नंबर, ये 3 हमने डेटा मेंबर्स रख लिए। हमें ये मालूम है कि हर एड्रेस को फिल करने के लिए 3 चीज़ें तो डालनी ही हैं। और अब हम जब एम्प्लॉई के लिए आ रहे हैं, सिर्फ एड्रेस नहीं डालना हमने, अगर एम्प्लॉई के लिए नेम भी लेना है और एड्रेस भी लेना है। तो देखो अब जो हमारी 11th लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 8th से हमारा सेकंड स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ एम्प्लॉई, 10th में हमने उसका नेम लिया, लेकिन 11th में हमने एक
एड्रेस नाम के स्ट्रक्चर को यहाँ फेच किया है। तो आप देखो स्ट्रक्ट एड्रेस ऐड लिखा है 11th लाइन में। तो यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप एड्रेस नाम का जो डेटा टाइप नया बनाया स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ, वो उसका एक वेरिएबल बनाया ऐड नाम का। और अब हम यहाँ पे मेन के अंदर 15th लाइन में देखो एम्प्लॉय का एक वेरिएबल बना रहे हैं, है ना। तो जो एड्रेस का वेरिएबल बनाया वो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर बनाया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन करना। तो ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको उसको एक्सेस करने में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो आप 17 लाइन को ध्यान से देखिए। हमने जब स्कैन करने की कोशिश की तो हमने 4 चीज़ें स्कैन की हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने नेम स्कैन किया जो %s में किया। फिर हमारा यहाँ पे एड्रेस कॉल हो गया, तो एड्रेस के लिए हमें सिटी चाहिए, वो भी कैर में है तो इसलिए हमने %s लिया। फिर पिन है जो हमने %d में लिया, और फिर फ़ोन है जो कि कैर में ही लिया है %s में। तो ये 4 हमने कन्वर्शन स्पेसिफायर लिए। लेकिन आगे देखेंगे तो हमने जब इनको एक्सेस करने के लिए वेरिएबल लिया तो हमने लिखा emp.name, ये तो ठीक था। फिर emp.add.city, ये डायरेक्ट नहीं लिया हमने क्योंकि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर कॉल किया। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है 17th लाइन में, जिसमें हमने लिखा है emp.add.city, सेम वे emp.add.pin, emp.add.phone। तो जब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर कॉल होता है तो इस तरह से हमारा डाटा मेंबर एक्सेस होते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। और अगर नेम था तो वो डायरेक्ट ही कॉल हुआ, राइट। और 19th लाइन में भी सेम हमने रूल फॉलो किया है कि जिसमें हमने वेरिएबल नेम को एक्सेस किया है, ठीक है, डायरेक्ट emp.name। लेकिन जब एड्रेस की बात आई तो emp.add.city, emp.add.pin। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यही चीज़ थी जो आपको समझनी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है जिसमें नेस्टेड का एक और एग्जांपल है जिसमें आप एम्प्लॉई नाम का हमने पहले एक क्या बना दिया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है और उसके अंदर ही हमने डेट नाम का एक कॉल कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे जो हमने पीछे एग्जांपल किया। और एक और एग्जांपल है जिसमें हमने आईडी और नेम तो ले ही लिया, उसके अंदर ही हमने डेट नाम का एक सब स्ट्रक्चर बनाया। तो डेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे DD, MM और YY ले लिया और इसका एक वेरिएबल बना लिया DOG करके, ठीक है। अब हमने एम्प्लॉय की क्या क्या एंट्री करनी है, ID एंटर करनी थी तो हमने even.id ले लिया, ये सिंपल था। अब जब हमने even.name लेना है तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन लगाया, ये भी सिंपल है। लेकिन जब डेट ऑफ जॉइनिंग की बात आई तो हमने कैसे लिखा, even.dog.dd, है ना। तो even फैच कर रहा है DOG को, DOG आगे फैच कर रहा है DD को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपने नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो उसकी एक्सेसिंग कैसे होगी विद डाटा मेंबर्स की, या आप इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।